नमस्कार भाइयों। आज का हमारा साइंस के सेगमेंट में बायोलॉजी वाले में ये अंतःस्रावी ग्रंथ स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में आपने जो है काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है, तो टाइम काफ़ी कम है, जो कि 6 से 7 सितंबर के बीच में हमारा पेट का एग्जामिनेशन है। तो हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो लाइपेज कौन उत्पन्न करता है? यकृत तो कतई नहीं करेगा। पित्ताशय ये भी नहीं करेगा, जो कि यकृत से जुड़ा है, इसमें पित्त रस होता है। फेफड़ा तो करेगा ही नहीं, तो अग्नाशय इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्नाशय जो होता है इसे हम पेट भी कहते हैं। आपको मैंने बताया था ये 4 भागों में इसका जो है डिवाइजेशन होता है। इसमें एक लंगरहैज दीपिका पाई जाती है, जिसमें अल्फा जो होती हैं सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं। तो उसमें जो बीटा सेल्स होती है, इससे इंसुलिन हार्मोन्स का जो होता है स्रावन हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन जब निकलती है, तो जब हम कोई भोजन खाते हैं तो एनर्जी के रूप में जाता है, तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके वो लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। या तो आपको जब लीवर स्टोर करना बंद करता है, तो आपको कहाँ पर स्टोर किया जाता है उस चीज़ को? तो आपके शरीर के फैट के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय इज द राइट आंसर होगा। मानव शरीर में अग्नाशय या पैंक्रियाज वह अंग होता है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। जहाँ पर एज होता है वहाँ पर एंजाइम होता है। ठीक है, इसको आप जानते हैं, जहाँ पर एज लिखा होगा जान लीजिए वह एंजाइम है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है, मतलब वसा को तोड़ता है, ताकि आंत में इसका अवशोषण हो सके, ताकि आंत इसको एब्जॉर्ब कर सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा को हाइड्रोलाइज करता है, और यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। आपको पता होगा कि जब हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो जान लीजिए हार्ट अटैक के जो होते हैं वो सिम्टम्स आते रहते हैं, बीपी के बढ़ने के सिम्टम्स आते रहते हैं। बीपी बढ़ने से ही आपका जो होता है किडनी में दिक्कतें आती हैं। तो वसा जो है क्या है, ये लाइपेज एंजाइम जब इस पे उपस्थित होता है, तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथ हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में पाई जाती है। इसे सेला टर्सिका भी कहते हैं। इसका भार जो है 0.6 ग्राम होता है। इस ग्रंथि में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ACTH एड्रोकॉर्टिक्स हार्मोन्स और GTH जेनोड्रोपिक हार्मोन्स और FSH फोलाइकल हार्मोन्स LH, और उसके बाद LTH, ये सब जो है हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? तो जिंक, कॉपर, आयरन या मैग्नीशियम। तो जिंक इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन में जो होता है वो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की आउटलेट्स में बीटा कोशिकाओं में द्वारा स्रावित होता है, या पेशियों और यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित में काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक है, और वसा और शर्करा को कंकाल की पेशियों और कोशिकाओं में बढ़ावा देकर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अपचय मतलब या पाचन में नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, ऑटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस। तो ये होगी ऑटो ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑटो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ जो होती है कॉलर की तरह पाई जाती है। ठीक है, इसमें 2 हार्मोन थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडी थायरोनिन T3 स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखता है। ठीक है, तो T3 T4 को ये बढ़ावा देता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय
को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान हो सके। तो यहाँ होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन्स यही काम करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन प्राइमरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करती है। 105 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम? तो यहाँ होगा आयोडीन। मनुष्य के थायराइड ग्रंथि या श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिंक्स के नीचे अवस्थित होता है। यह अनेक खोखली और गोल पुटिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन्हीं पुटिकाओं में से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग कोलाइडी पदार्थ स्रावित होता है जिससे थायरोग्लोबिन कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि का अंतःस्राव या हार्मोन थायरॉक्सिन या ट्राइयोडोथायरोनिन है और इन दोनों ही हार्मोन में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको थायराइड ग्रंथि आप जान लीजिए। ठीक है, आयोडीन पाया जाता है इसमें। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तृणनाशक के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? हार्मोन 2,4-D का प्रयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। अब तृणनाशक का मुझे बारे में नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा नोट करके, आप इसको जान लीजिए। कृषि वाला प्राविधिक शिक्षा के लिए है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट? कहीं नहीं, तो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमें जो है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में यह मक्का के दाने के बराबर, स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफी बड़ी होती है। यह अग्रपाली, पश्चपाली और मध्यपाली में विभाजित होती है। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अग्नाशय कहते हैं। तो सबसे ऐसी कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी है? तो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? आपकी थायराइड होती है। ठीक है, इसमें देखिए अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। इसके अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लाइकोनॉन नामक हार्मोन तथा बहिःस्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी किस लिए कहा जाता है? जिसमें इंसुलिन और ग्लूकोगॉन निकलता है। और बहिःस्रावी के अंतर्गत क्या निकलता है? तो क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते रहते हैं। ठीक है, जिसमें एंजाइम होते रहते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो लाइपेज एंजाइम आपको पता होगा क्या करता है, वो वसा को तोड़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपने देखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम निकलता रहता है। एक सेकेंड, 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है? तो हार्मोन जो इंसुलिन है हमारे शरीर किस ग्रंथि द्वारा निकलती है? तो अग्नाशय से। ठीक है, आउटो ग्रंथि जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? जो हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। यकृत आपका लीवर है, ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। ठीक है, अद्रविक का मतलब शायद किडनी होगा, और क्या होगा? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन हार्मोन श्रावण अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। शर्करा का मतलब होता है चीनी। इंसुलिन का अल्प श्रावण या से मधुमेह तथा अतिश्रावण से हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेटिंग चार्ल्स बेंस्ट ने 1921 में की थी। देखिए हाइपोग्लिसीमिया और हाइपरग्लिसीमिया क्या होता है? जब हाइपोग्लिसीमिया होता है इसका मतलब आपका जो पेनक्रियाज में बीटा सेल है उसने ज़्यादा इंसुलिन जो है निकाल दिया है,
और इंसुलिन जब निकाला है तो आपके शरीर में जो है वो जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस भी नहीं है, और इसको एब्जॉर्ब करके जो है वो धड़ाक से आपके जो एनर्जी लेवल को डाउन कर देंगी। सारा का सारा एनर्जी जो होता है आपका, जिससे आपका शरीर चलता है, वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और आपका सीधा सीधा जो होता है बेहोशी में आ जाता है। ये तो कहते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है, एनर्जी आपकी शून्य हो जाएगी। और हाइपरग्लिसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लिसीमिया जो होता है आपका इंसुलिन तो निकल रहा होता है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में निकलता है और इससे आपका शुगर, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आपको पर्याप्त इंसुलिन जो होता है वो नहीं मिल पाता, जिससे कि आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो और सारा का सारा जो होता है एनर्जी के रूप में आपके शरीर में रहता है और बाथरूम के माध्यम से वो बाहर निकलता रहता है। तो इंसुलिन की एक फ्रेडरिक वेटिंग ने इसकी खोज की थी 1921 में। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर होगा, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है जो मादा जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। यदि आपके आसपास जो है, आप देखते होंगे, घुमा करके देखिए, तो स्त्रियां जो होती हैं पुरुषों की तरफ जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही आकर्षित होती हैं, वरना फिर पुरुष और स्त्री क्यों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो वो हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 111 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन या वेबसोप्रिन? तो यहाँ सिक्रेटिन जो होगा इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी होता है, क्योंकि ये प्रेम वाला हार्मोन जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के अंदर से स्रावित होता है और फिर वो जो होती है दूध पिलाने के लिए वो चुप होती है। प्रोलेक्टिन हार्मोन भी निकलता है, प्रोसिन हार्मोन्स भी निकलता है। सिक्रेटिन इज द राइट आंसर होगा। सिक्रेटिन एक आंतरिक हार्मोन्स है, आंत के अंदर से निकलने वाला हार्मोन्स है जो ड्यूडेनम सेल से, एस सेल से निकलता है। देखिए छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ठीक है, 3 होते हैं ना, तो ये ड्यूडेनम से निकलता है। जब प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेस्टोरिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होती है। तो गैनोडोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये तो नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन या सेमेटोट्रोपिन? तो सेमेटोट्रोपिन इज द राइट आंसर होगा, व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है। सेमेटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। यह हार्मोन प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। यह मानव शरीर और अन्य जानवरों की वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो सेमेटोट्रोपिन इज द राइट आंसर होगा, बढ़ने के लिए। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, ठीक है। खोज इसकी 1921 में हुई थी, ठीक है, बेंटिक ने किया हुआ था। कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, लंगर दीपिका की बीटा सेल से निकलता है। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक ने किया था, चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 में किया था। इंसुलिन अग्नाशय के लंगर दीपिका की बीटा सेल से निकलने वाली हार्मोन्स है। रासायनिक दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज के उपापचय में जो होता है वो नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह या अतिश्रावण के हाइपोग्लिसीमिया रोग होता है। हाइपोग्लिसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देखते हैं क्या है। तो यहाँ 14 नंबर, भ्रूण को किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो फीटस। देखिए होता क्या है, आपका स्पर्म होता है जिसकी पुक्ष होती है और मादा का ओवम होता है, इसकी कोई पुक्ष नहीं होती है, एक स्थान पर रहती है जबकि ये गमन करता रहता है। ये आकर के फिलोपियन ट्यूब में रहती है, ठीक है। जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो वहाँ पर ही रहती हैं। और ये आपका जो स्पर्म है ये भ्रमण करता रहता है और अरबों खरबों की संख्या में स्पर्म होते हैं, काउंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप निषेचन करते हैं, मतलब आप सहवास करते हैं, तो ये जो होता है गमन करता है, टेस्टिस के माध्यम से निकलता है और ये गमन करता है। उसके बाद हजारों करोड़ों की संख्या में जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर होता है। इस लेयर को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एक ही 2 होते हैं जो तोड़ पाते हैं, जो एक ही तोड़ पाता है, 2 नहीं, 2 होगा तो जुड़वा बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। एक ही तोड़ पाता है, इसके अंदर प्रवेश करता है और फिर यह बन जाता है जाइगोट। इसमें 23 गुणसूत्र जो होते हैं, 23 गुणसूत्र मादा की होती हैं, महिला के, और 23 जो होते हैं
पुरुष के होते हैं। 23 में 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं और 2 होते हैं हेटेरोसोम्स होते हैं। 22 ऑटोसोम्स से कुछ छोड़िए, जो हेटेरोसोम्स होता है एक गुणसूत्र उसमें एक्स होता है जो फीमेल होने के लिए होता है, वाई जो होता है मेल होने के लिए होता है। और मेल कौन पैदा करता है, तो मेल होने में प्रोबेबिलिटी जो होती है पुरुष की होती है। यदि वाई जो इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसोम जो होते हैं, अगर वो पुरुष नहीं दे पा रहा है, एक्स दे पा रहा है तो बेटी होगी, अगर वाई दे रहा है तो बेटा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा होने का मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है, पुरुष है। तो फीटस इज द राइट आंसर होगा। तो जाइगोट डेवलपमेंट आप समझ गए होंगे। भ्रूण फीटस चरण के 12वें सप्ताह के शरीर में सभी अंगों में पहचान की जा सकती है, जिससे बच्चे के विकास और बच्चे के होने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। इसके लिए एक टीफा जो होता है वर्तमान में जो जांच के लिए होता है, टीफा टेस्ट होता है, उससे इससे पता लगाया जाता है 12 सप्ताह के बीच में। तो भ्रूण की फीटस के चरण के 12वें सप्ताह में शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है, जिसमें बच्चे का विकास और बच्चे के होने वाले हार्मोन्स के समस्याओं का भी पता लगाया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी को फीटस के लिए नुकसान व्यापक मानती हैं। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिम्बवाहिनी नली, वास डिफरेंस, वृषण या वृषणकोश। तो डिम्बवाहिनी नली इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा डिम्बवाहिनी नली नहीं है। यह हिस्सा महिलाओं की गर्भाशय तथा योनि में मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत जोड़ा वृषण नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ा ग्रंथि तथा जनेंद्रियां शामिल होती हैं। पुरुष के शरीर में वृषण उदर गुहा और बाहर की थैली या धानी में स्थित होते हैं, जिसे हम वृषणकोश या स्क्रोटस कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है क्या? तो ट्यूबेक्टॉमी इसको कहते हैं, मतलब फिलोपियन ट्यूब को हम दबा देते हैं तो ओवम जो होता है वहाँ पर, जैसे फिलोपियन ट्यूब है, अब इसको यहाँ पर दबा देते हैं। ठीक है, ये खतरनाक और ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। वेसेक्टॉमी पुरुषों के अंदर होता है, ये ज़्यादा आसान होता है लेकिन पुरुषों को करवाते नहीं हैं, महिलाएं इससे बीमार हो जाती हैं। तो वेसेक्टॉमी इज द राइट वेज होता है, आप अगर बच्चा नहीं चाहते हैं तो, लेकिन करते हैं आप ट्यूबेक्टॉमी को। तो महिलाओं का ट्यूबेक्टॉमी होता है, पुरुषों का जो होता है वेसेक्टॉमी होता है। फिलोपियन ट्यूब का काटना या बांधना महिला की नसबंदी या ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। यह महिलाओं के गर्भ निरोधन की अस्थायी तरीका है। पुरुष नसबंदी वेसेक्टॉमी कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक। फिर आगे की कक्षा हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।